चलो, हमारा गुंजन कलीग हो गया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट तब हुई है, कोई नहीं, वो फिर से रिज्वाइन कर लेंगी। तो आज का लेक्चर में हम लोगों को स्टार्ट करना है विद डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स क्या होता है बच्चों? जब दो मोनोसेकेराइड्स को हम ज्वाइन करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आज हम लिंकेज बनाएंगे व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स। अब पता चल जाएगा लास्ट कल वाला लेक्चर किसने अच्छे से सुना था या नहीं। व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स आर joined by ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, डाइसेकेराइड्स के बीच में कौन सा लिंकेज होता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे 3 एग्जांपल्स पढ़ने होता है। पहला एग्जांपल होता है हम लोगों को पढ़ना होता है यहाँ पे सुक्रोज, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखो सुक्रोज, सेकंड होता है हमारे पास लैक्टोज एंड थर्ड होता है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज। अब इनकी मोनोमर यूनिट, बिकॉज दो मोनोसेक्राइड्स से मिले हैं, तो कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स होता है सुक्रोज में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मेनली क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चों, मोनोमरिक यूनिट आप लोगों से पूछेंगे। और माल्टोज में दोनों के दोनों ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज नहीं रहा है, ग्लूकोज भी दो तरीके के हैं, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। सेम फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को कल बताई थी। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट्स बताऊंगी और उन मोनोमेरिक यूनिट की हेल्प से आप लोग मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे। यस नेहा, ये बायोमोलिक्यूल्स की क्लास चल रही है। लैग हो रहा है क्या? नो मैम, नाउ इट इज फाइन। यस मैम। चलो, तो सबसे पहले लिखो बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज की मोनोमेरिक यूनिट रिपीट करो फटाफट से। सुक्रोज, सुक्रोज को ही हम इनवर्ट शुगर भी बोल सकते हैं और केन शुगर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन एक ये आएगा कि किस टाइप की शुगर है, रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसकी जरा स्ट्रक्चर बनाओ। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी आपको पता है मोनोमेरिक यूनिट एक होगा ग्लूकोज और एक होगा फ्रक्टोज। तो इसके पास होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है इसके पास बीटा डी फ्रक्टोज। बनाओ, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो खुद से और इनके बीच में लिंकेज बना के मेरे को बताओ कि कैसा लिंकेज इनके बीच में आपको बन रहा है, दिख रहा है। बैक स्लाइड प्लीज, बिकॉज लैग हो रहा था। बेटा मैं नोट शेयर कर दूंगी ना आप लोगों को, वहां से बना लेना नोट्स। कल भी आप लोगों को मिल गए होंगे नोट्स, मिल गए थे ना? ऐसे आज भी शेयर कर देंगे। चलो बनाओ फटाफट से। अल्फा बनाना है, अल्फा बनाना है तो OH को नीचे की साइड रखोगे ऊपर की साइड? कुछ ज्यादा अच्छी सी नीचे नीचे रखोगे ना, तो ये बना दो ऐसे। स्क्रीन शो नहीं होगी। यस मैम। यस मैम। अभी देखना आगे ये बनाया मैंने, तो यहाँ पे होता है H, यहाँ पे OH, H ऐसे ही बनाया होगा कुछ आप लोगों ने, OH H H OH HCS2OH। ठीक है। अब बीटा डी फ्रक्टोज की बनाओ जल्दी से। फ्रक्टोज की फ्यूरानोज रिंग बनाओगे ऐसे। CH2OH को ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे? अब ये बताओ आप लोग मेरे को। बीटा है, OH यहाँ पे नीचे होता है अल्फा में, तो यहाँ पे बीटा में CH2 ऊपर होगा। OH ऊपर होगा। कहाँ पे होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। H ऊपर होगा। ऊपर होगा, वेरी गुड। CH2H ऊपर होगा, नीचे H होगा। लेकिन नहीं, इसमें
इसको नीचे बनाओगे। क्यों बनाओगे? देखो लास्ट क्लास एक बार रिवाइज करो, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि ऊपर बनाए नीचे बनाए। अगर मैं नॉर्मल फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, मैंने लास्ट क्लास में आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई थी मैंने, CH2OH H, CH2OH H। तो ये तो मेरे पास होती है अल्फा फॉर्म। अब अगर मैं इसकी बीटा बनाऊंगी तो क्या करूंगी? इस पे इसको नीचे ले जाऊंगी, इसको ऊपर ले जाऊंगी, तो बीटा में ऊपर आएगा नीचे आएगा? मैम नीचे मैम नीचे नीचे आएगा ना है और ऊपर है। बीटा में नीचे आएगा, इसलिए नीचे बनाना है यहाँ पे। और H अब याद है नॉर्मल फ्रक्टोज में अल्फा में होता है ऊपर की साइड। याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका है बेटा, दोनों CH2OH ऊपर होता है फ्रक्टोज में। तो जब आप इसकी बीटा बनाओगे तो C1 कार्बन पे क्या कर दोगे? CH2OH को नीचे कर दोगे, तो ये नीचे हो गया। फिर यहाँ पे OH H H OH CH2OH और H। ऐसी बनी कुछ स्ट्रक्चर। यस मैम। अब लिंकेज बताओ कैसे बनाओगे इसका? मैम वाटर निकल जाएगा, दोनों एच निकल जाएंगे और ओ की लिंकेज बन जाएगी। यहाँ पे हमारा वाटर निकल गया। लिंकेज कैसा बनेगा? अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज। सेकेंड कार्बन, ये मेरी फर्स्ट कार्बन और ये मेरी सेकेंड कार्बन। तो ये सेकेंड कार्बन से और यहाँ पे इसकी फर्स्ट कार्बन, मतलब अल्फा वाले की फर्स्ट कार्बन और बीटा वाले की सेकेंड कार्बन। अल्फा की फर्स्ट कार्बन, बीटा की सेकेंड कार्बन, यहाँ से OH और यहाँ से H और बीच में ऐसे लिंकेज बन जाएगा। अब इस लिंकेज को कैसे बनाओगे? इस स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करके यहाँ पे आप लिखोगे। जो आपकी बीटा फ्रक्टोज वाली स्ट्रक्चर है इसको इन्वर्ट करके इधर साइड आप लिखोगे, तब ये आपका बनेगा। अब इन्वर्ट कैसे करोगे? इन्वर्ट कैसे करोगे इस स्ट्रक्चर को बच्चों? CH2OH को लेफ्ट हैंड साइड यहीं पे मैं करके दिखाती हूँ। इस CH2OH को इधर साइड ले आओ यहाँ पे। तो ये OH की पोजीशन में देखो, इधर यहाँ पे OH ऊपर है, तो अब यहाँ पे इधर OH ऊपर कर दो, इधर OH नीचे कर दो। तो यहाँ पे हो गया ये H, अरे ये H बन गई। और यहाँ पे CH2OH और ये H और इधर CH2OH और नीचे बच गया मेरा H। अब जरा देखना वही स्ट्रक्चर है क्या? अभी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 नंबर वाली कार्बन पे क्या था? OH ऊपर की साइड था। यहाँ पे भी कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर की साइड है। और कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब इनके बीच में लिंकेज बना दोगे, ये बन जाएगा लिंकेज। बना के दिखाए लिंकेज कैसे बनाओगे? इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। आप लोग पहले पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद करो। यहाँ पे मैं रिमूव कर सकती हूँ, आप लोग नहीं रिमूव कर सकते। ये बन जाएगा आपका एल शेप। अन्या लिंकेज एक और बात करना। लिंकेज में सिर्फ क्या करना है आपको, देखो याद क्या रखना है। सबसे पहले डाइसैकेराइड्स का नाम, उनकी मोनोमर यूनिट्स याद रखनी है। उन दोनों मोनोमर्स के बीच में कौन से मोनोमर्स, किस टाइप के मोनोमर है, अल्फा डी है, बीटा डी है, कैसे है, वो याद रखना है। फिर उन दोनों के बीच में लिंकेज कैसी बन रही है, अगर ये आपने याद रख लिया लिंकेज आप बना दोगे। क्योंकि आपको पता है अभी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं देना है, हो सकता है केमिस्ट्री में आपके बनाने के लिए आ जाए, हद से एक स्ट्रक्चर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पहले लिख दो अल्फा डी ग्लूकोज, फिर बना दो बीटा डी ग्लूकोज। दोनों की क्या कर दो लिंकेज, आपको याद रखनी है अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज होती है। अल्फा मतलब अल्फा वाले की कार्बन नंबर 1 और बीटा वाले की कार्बन नंबर 2। यहाँ पे होती है ना ये CH2OH कार्बन नंबर 2 इसकी, तो इसके यहाँ से हमने क्या किया, OH को हटा दिया कार्बन नंबर 2 से और यहाँ पे लिंकेज बना दिया। इसको बोलते हैं अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज। क्लियर? एंड एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिनके पास एक फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ पे कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है हमारे पास। कहाँ पे होगा वो मैं आपको बताऊंगी।
क्लियर है बच्चे सुक्रोज तक? यस मैम। नेक्स्ट हमने Yes, ma'am. सुक्रोज के बाद लैक्टोज लिखा है, तो जरा लैक्टोज के स्ट्रक्चर बनाओ अभी। लैक्टोज के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है? सबसे पहले लैक्टोज क्या है? एक मिल्क शुगर है ना, यस मैम। कॉल्ड एज मिल्क शुगर। ये भी क्वेश्चन आता है, कॉमन नेम इनका मिल्क शुगर है। सुक्रोज हमारी नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर है, इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इसके बीच में लिंकेज कैसी होती है? इसके पास लिंकेज होती है बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4। इसके मोनोमर्स क्या है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इसका मतलब दोनों के दोनों बीटा है, बीटा डी ग्लूकोज रेडी और गैलेक्ट। बीटा डी गैलेक्टोज। बनाओ फटाफट से स्ट्रक्चर्स इनकी, कैसे बनाओगे? पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, चलो बनाते हैं इनको। ये बनाया हम लोगों ने। अब ध्यान रखना बीटा है तो OH नीचे लिखोगे ऊपर, ऊपर। और गैलेक्टोज लास्ट मैंने आपको कल के लेक्चर में बनवाया था। OH H H OH यहाँ पे तो H ऊपर होता है, नीचे OH होता है, H CH2OH। अब बीटा डी गैलेक्टोज को बनाओ, कैसे बनाएंगे? बीटा डी गैलेक्टोज मतलब ग्लूकोज की जब हम 4th नंबर वाली पोजीशन पे चेंज करते हैं तब हमारा गैलेक्टोज बनता है, और कार्बन नंबर 2 पे चेंज करते हैं तो क्या बनता है? मैनोज बनता है ना। कार्बन नंबर 2 पे जब चेंज करता है तो बीटा है ना, तो बीटा है तो ऊपर OH ही रहेगा। ये H OH H H। अब यहाँ से इसको जरा एक बार, अब OH ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे ये OH ऊपर चला गया, नीचे H आ गया, H CH2OH। बताओ ऐसे ही कुछ बनेगा? आप लिंकेज बनवाओ। लॉस करवा देंगे। OH में से, दोनों OH में से वाटर को रिमूव करा दो बस। सीधी बनेगी। एल शेप बनी। ये बनेगी ना? जेड शेप बन रही है ना। आपने गैलेक्टोज पहले लिख दिया होगा, फिर सेकंड नंबर पे ग्लूकोज लिखा होगा, यस मैम, यस मैम। तो उसमें ऐसी बन जाएगी, उसमें ऐसी शेप आएगी, ऐसे वो ऐसे शेप आपकी आ जाएगी। पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज को लिखोगे तो ऐसी शेप आएगी। अभी लिंकेज कैसा है बच्चों? देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये कार्बन नंबर 1 है तो 1 4, तो बीटा 1,4 लिंकेज। हमारी सिर्फ लिंकेज सही होनी चाहिए, बॉन्ड कैसा बन रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लिंकेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हमने जो बीटा लिखा है उसको प्रॉपर्ली बीटा बनाया है नहीं बनाया उससे फर्क पड़ेगा। हो गया लैक्टोज डन। अब नेक्स्ट आता है हमारा माल्टोस। माल्टोस किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज अल्फा डी। तो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है, तो सबसे पहले लिखो माल्टोस को ही हम बोलते हैं आपकी माल्ट शुगर। रिड्यूसिंग होती है नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। होती है। नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ आपकी सुक्रोज होती है। इसके पास लिंकेज कैसा होता है? ग्लाइकोसिडिक। अल्फा 1,4 लिंकेज। यस। और लैक्टोज के पास था बीटा 1,4, माल्टोज के पास अल्फा 1,4, सुक्रोज के पास अल्फा बीटा, दोनों के टाइप, क्योंकि वहां पे दोनों के दोनों जो मोनोमर्स थे, एक अल्फा था एक बीटा था। यहाँ पे दोनों अल्फा है और लैक्टोज में दोनों के दोनों बीटा होता है, डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब कैसे अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ, 2 अल्फा डी ग्लूकोज और उनके बीच में लिंकेज बना के दिखाओ।
अब अल्फा बनाना है तो सिंपल है बिल्कुल। कैसे कैसे बना, OH नीचे आ जाएगा इसके से। OH नीचे आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ऐसे ही बना देना। ये बन गया हमारा, इधर साइड OH नीचे होता है तो यहाँ पे भी नीचे, ये H दोनों के बीच में से वाटर रिमूव करा दो। वाटर रिमूव हुआ तो बन गई लिंकेज। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो 1 4 किसके बीच में, दो अल्फा सेगमेंट्स के बीच में, अल्फा 1 4 लिंकेज। बताओ बच्चों, सबको समझ में आ रही है चीज या नहीं? देख के समझ नहीं आ रहा इसमें देख क्या हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। हो गया बच्चों? यहाँ तक बना के देख रहे हैं, नहीं चुप हो? यस मैम, क्या नहीं मैम, बना रहे हैं। चलो बनाओ फिर इसके बाद लिखो रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जो आपके रिड्यूस कर सकती हैं किसी चीज को, है ना। किसको रिड्यूस करती हैं? Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। और ये सिर्फ क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर, जब आपका Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस कन्वर्जन इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री एल्डोज और फ्री कीटोज। जब फ्री एल्डोज और फ्री कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में कन्वर्जन होता है। ठीक है। और इसको पता करने के लिए कि कौन सी रिड्यूसिंग है कौन सी नहीं है, टेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। दो टेस्ट किए जाते हैं, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री लैब में इनको परफॉर्म भी किया होगा। फेलिंग्स टेस्ट और एक बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट या टॉलिंग टेस्ट भी बोल सकते हो। फेलिंग टेस्ट में क्या यूज करते हैं हम, केमिकल आता है। फेलिंग टेस्ट में हम यूज करते हैं कॉपर मीन्स क्या है? सल्फेट। हाँ जी, हम इसमें टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब ये पता करने के लिए कि आपको क्या कर रहा है। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में क्या होता है ना, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको टीचर ने क्या दे दिया, जैसे प्रैक्टिकल्स में होता है जनरली, कोई भी शुगर दे दिया। अब शुगर का आपको नाम तो नहीं बताएंगे, वो पाउडर फॉर्म में दे देंगे कि बताओ ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो आप उस पर टेस्ट लगाओगे, फेलिंग टेस्ट लगाओगे। आप कॉपर सल्फेट उसके अंदर डालोगे, अगर कॉपर सल्फेट को उसने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने पे आपको एक कलर शो होता है तो आपका रिड्यूसिंग है, और अगर नहीं किया तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। बेनेडिक्ट टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट में हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट, लेकिन इसको हाइड्रस फॉर्म में लेता है, पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O और यहाँ पे CuSO4 से ये टेस्ट किए जाते हैं। अब कौन कौन आपके रिड्यूसिंग होते हैं, सारे मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनो एंड डाई, सारे मोनो एंड डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, बस क्रॉस सुक्रोज को छोड़ के। सिंपल, सुक्रोज को छोड़ के सबके सब हमारे रिड्यूसिंग होते हैं। फिर यहाँ तक तो डाइसेक्राइड्स डन। मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, क्या दोबारा बोलो? इसका मतलब क्या है जो नीचे लिखा है ऑल मैंने मोनोसेक्राइड्स? लिखा एग्जाम्पल्स, लिखा एग्जाम्पल। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होंगे, सारे मोनोसेक्राइड्स और सारे डाइसेक्राइड्स, सिर्फ एक डाइसेक्राइड को छोड़ के सुक्रोज को। कोई भी एग्जाम्पल दे दे आपके सामने, सब रिड्यूसिंग लिख देना डायरेक्टली, सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग लिख देना। मैम जो सुक्रोज जो क्यों नहीं है? सुक्रोज क्यों नहीं? क्योंकि सुक्रोज के पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है। अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है तभी वो रिड्यूस कर पाता है। सुक्रोज के पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होते।
ओके मैम। चले अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, अब पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? which have more than one monosaccharides. पॉलीसेक्राइड्स को ही हम ग्लाइकन्स भी बोल सकते हैं, Yes, ma'am. बोल सकते हैं। हमेशा पॉलीसेक्राइड्स क्या होंगे? एक मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, Yes. होंगे ना। और कैसे होंगे ये? एसिड इनसॉल्युबल होंगे। जो हमने फनल लगाया था ना, फनल के कॉटन के ऊपर आके जो रुक जाएंगे। और हमेशा टेस्टलेस होंगे ये। Colorless. अब पॉलीसेक्राइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिससे क्वेश्चन आता है। जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं उनका राइट एंड जो होगा आपका, राइट एंड हमेशा बिहेव करेगा कैसे? रिड्यूसिंग के जैसे। Sure. और इनका जो लेफ्ट एंड होगा वो बिहेव करेगा हमेशा नॉन रिड्यूसिंग के Not जैसे, reducing. क्योंकि राइट एंड के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेफ्ट एंड में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग। यहां से क्वेश्चन आता है 101%, तो इसको नहीं भूलना है। राइट एंड R4 राइट, R4 रिड्यूसिंग, ऐसे याद रखना है। लेफ्ट एंड इसका अपोजिट, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। मोनोसेक्राइड्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स, सॉरी पॉलीसेक्राइड्स को दो टाइप में। हाँ जी, हम लास्ट स्लाइड ना रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। मैंने ही बोला बेटा, पॉलीसेक्राइड्स को ही हम ग्लाइकन्स बोल सकते हैं, कॉमन नेम समझ लो। सारे पॉलीसेक्राइड्स मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक एक्सपेरिमेंट समझाया था जिसमें ऐसे फनल था यहाँ पे, है ना। इस फनल में मैंने यहाँ पे कॉटन लगाया था, उसको एसिड में डाला था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड TCA में। फिर ऊपर जो पार्ट रह गया था ना, इसको मैंने बोला था कि ये मेरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और जो नीचे आ गए थे सारे वो माइक्रो, मैंने उनको बोला था। तो ये पॉलीसेक्राइड सारे वो हैं जो कॉटन के ऊपर रह गए थे, और ये टेस्टलेस होंगे। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, इनकी स्ट्रक्चर में जो राइट एंड होगा वो रिड्यूसिंग होगा हमेशा, और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होगा। बस इतनी सी बात है। आगे समझ में मनोज? यस मैम। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन। पॉलीसेक्राइड्स दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड। एक होते हैं हमारे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमो का मतलब होता है जो एक ही टाइप की यूनिट से मिलके बने हैं। एक ही यूनिट को 100 टाइम्स मैंने जोड़ दिया किसी लिंकेज के थ्रू, होमो। एक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट्स मैंने ऐड ऑन करके तब एक बहुत बड़ी सी चेन बनाई है, उसको हेट्रो। तो होमो को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। जैसे कि पहला होता है मेरे पास फूड स्टोरेज, वो पॉलीसेक्राइड्स जो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। एक होता है जो स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है, मतलब स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड हम इनको बोल सकते हैं। अब फूड स्टोरेज में कौन कौन हेल्प करता है? प्लांट में और एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च। वही तो है। फिर वहां पे स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और स्ट्रक्चर में भी बताओ जरा। तो एनिमल्स में क्या पॉलीसेक्राइड है? स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। और एनिमल्स में ग्लाइकोजन। और स्ट्रक्चर में प्लांट में है सेल्यूलोज, और एनिमल में फंजाई के अंदर होता है क्या? काइटिन। ठीक है। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में दो आते हैं आपके, पेप्टाइडोग्लाइकन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन? बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। और सेकंड होता है आपका हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमने पहले कहां पे पढ़ा है? हाइलुरोनिक एसिड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जब रिएक्शंस पढ़ रहे थे, एक्रोसोमल रिएक्शन, हाइलोयूरिनिडेज। Yes, ma'am. आया याद? वहां पे पढ़ते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन
बैक्टीरियल वॉल होता है और हाइलोयूरेनिक एसिड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये काम करता है। अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्च क्या होता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इन सबको पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। अगर आप लोग इनकी यूनिट्स भी लिखना चाहो ना तो यूनिट्स भी यही लिख लो। स्टार्च और ग्लाइकोजन इन दोनों की जो यूनिट्स होती है अल्फा ग्लूकोज है। मतलब मैं क्या करूंगी, बहुत सारी अल्फा ग्लूकोज लूंगी, उनको एक चेन में जोड़ती चले जाएंगे। सेलुलोज में क्या होगा, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होगी और काइटिन में NAG होगा। NAG मतलब व्हाट इज NAG? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये और आपको पता है बैक्टीरियल वॉल के अंदर NAG और NAM दोनों होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये यहाँ पे सिर्फ इसी स्लाइड में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन किस में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट का फूड किस फॉर्म में, प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर रखता है, उसकी सब यूनिट क्या है। एनिमल्स किस फॉर्म में रखते हैं, उसकी सब यूनिट क्या है। क्या वो पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है NAM? NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। हो गया। चलो अब स्टार्च की स्ट्रक्चर बनाते हैं। खुद से बनाओगे आप लोग स्टार्च की स्ट्रक्चर? एक सेकेंड मैं स्लाइड सेट कर लूँ कुछ यहाँ पे। यहाँ तक हो गया। अब हम स्टार्च की स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो बना के देखो एक बार खुद से स्टार्च की स्ट्रक्चर। बस एक छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है यहाँ पे। स्टार्च की स्ट्रक्चर में होते सारे के सारे अल्फा ग्लूकोज हैं, लेकिन लिंकेज अलग अलग टाइप की होती है। कैसे लिंकेज होती है? दो टाइप में। एक हम इसको बोलते हैं अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अमाइलोज कितना परसेंट होता है? अराउंड 20 से लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। अभी देखो भी आ जाएगा। माइलोपेक्टिन होता है 70 से 80%। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो माइलोज की स्ट्रक्चर होती है ना वो तो होती है अनब्रांच्ड। इज अनब्रांच्ड होती है। और अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है? एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है एंड लीनियर भी है ना। इसके अंदर ब्रांचिंग होगी। अमाइलोज में सारी अल्फा ग्लूकोज ज्वाइंट होगी 1,4 लिंकेज से, और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा ग्लूकोज ज्वाइंट होगी कैसे? 1,6 लिंकेज से। अब बना के देखो इन लिंकेजेस को जरा। हर आप यहाँ पे भी लिखना चाहो इसको ऐड कर लो। एवरी 25 यूनिट, मतलब जब आपने 25 ग्लूकोज लगा दिया अल्फा ग्लूकोज, उसके बाद एक ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम डालोगे तो एंजाइम सबसे पहले 1,6 लिंकेज को ही ब्रेक करता है, क्योंकि ब्रांचिंग वाली लिंकेज है। एज कम्पेयर टू 1,4 लिंकेज को ब्रेक डाउन करने के बजाय ये 1,6 को ब्रेक करेगा। अब स्ट्रक्चर बनाना वही सिंपल, अल्फा ग्लूकोज बना लो सारे। अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे की साइड आएगा ना, ये देखो। ऐसे लिंकेज होगा।
नंबरिंग करके देखो तब लिंकेज समझ में आएगा कैसा है। कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का, ये एक अल्फा ग्लूकोज है, इस अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरी अल्फा ग्लूकोज के कौन सी कार्बन से लिंक्ड है? 4th कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1,4 ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुई हमारे पास अमाइलोज की। अमाइलोज की। अमाइलोपेक्टिन में बनाओ, कैसे बनाओगे? अमाइलोपेक्टिन में देखो क्या होगा, जैसे ये मैंने एक ज्वाइन किया, ये एक ज्वाइन किया, ये एक ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे मैंने 25 लगा दिए। ये देखो ऐसे मैंने बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज लगा दिए और मैं एक यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ ये। बच्चों अभी भी स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं समझ में आ रहे ना तो प्लीज पूछ लेना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसमें 1,6 लिंकेज है तो ये कार्बन नंबर 1 इसके साथ 6th कार्बन। अब देखो 6th कार्बन को कैसे अटैच कराएंगे। ये मेरा एक अल्फा ग्लूकोज, 6th कार्बन ऊपर होती है ना ऐसे CH2 और इसके OH यहाँ पे लिंकेज इसका बन जाएगा बीच में, तो यहाँ पे लिंकेज दिखा दो, आ जाएगा। ये बन गया लिंकेज। इसको बोलेंगे देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 1,6 लिंकेज। सॉर्टेड बच्चों यहाँ तक? यस मैम। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन कैसे स्ट्रक्चर होती है? अमाइलोज एक अनब्रांच स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। अमाइलोपेक्टिन जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच में ऐसे लिंकेजेस ऐसे बने हुए होंगे, जेड शेप ऐसे आप जेड शेप में देख लो, ऐसे बना लेना। पहले 25 के आसपास यूनिट्स हुई, फिर उसके बीच में जैसे 25 में जो 25th वाली ग्लूकोज होगी वो एक दूसरी चेन से अटैच हो जाएगी 25 वाली से ही। जैसे ये सपोज करो ये 25 है, फिर ये भी 25, तो इन 25 ये दोनों आपस में ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। क्लियर? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट एक बार बना के देखो, बिकॉज मेनली जो आपका बनाने के लिए आ सकता है केमिस्ट्री में भी, या तो आपका स्टार्च या फिर सेल्यूलोज, क्योंकि ग्लाइकोजन में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज ही होती है सारी की सारी, लेकिन सेल्यूलोज के अंदर क्या होती है आपकी, सेल्यूलोज में क्या होती है? बीटा ग्लूकोज होती है ना। यस मैम। तो बहुत सारी बीटा ग्लूकोज को ज्वाइन करा दो, कौन सी लिंकेज से कराओगे? 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज। और सेलुलोज भी याद रखना ये अनब्रांच्ड होती है। ट्राई करो एक बार इसको बनाने का, सेलुलोज को। बीटा बनाना है, ये मैंने बना दिया एक। OH नीचे आएगा ऊपर आएगा? ऊपर आएगा, ऊपर। ये हो गया। ठीक है, अब 4th कार्बन, तो इसका मतलब 4th वाली कार्बन पे OH ऊपर होता है नीचे होता है? 4th वन पे बच्चों ये होता है ना लिंकेज। अब देखो यहाँ पे शेप कैसी बनेगी, इसको OH को हटा दो, इसको हटा दो, लिंकेज बना दो बीच में, ऐसी लिंकेज बन जाती है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना, इसको आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया हुआ है, ये हो गया यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, फिर इसको भी ऐसे।
बात एक ही है बच्चों, कैसी बना लेना, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। बीच में ऑक्सीजन लिंकेज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिंकेज, ऐसे ऊपर नीचे करके बना लो, नहीं तो इसको उठा के नीचे ले आओ तो ऐसी शेप में आ जाएगा। ओके मैम। तो दो स्ट्रक्चर याद रखने, स्टार्च की और सेलुलोज की। अब बाकी बचता है हमारे पास क्या, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बारे में भी छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो एक बार। क्या होता है आपका ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च हम इसको बोल सकते हैं ना। यस मैम। और इसके अंदर, अच्छा ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे रहता है, कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में और मसल्स में, दो जगह पे स्टोर रह सकता है। ग्लाइकोजन कैसे बनता है, जब अराउंड 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, और इसमें भी ब्रांचिंग होती है, ये भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। और ब्रांचिंग हमेशा कब होगी, आफ्टर 9 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की हर 9 यूनिट के बाद इसमें ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगी। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है बस, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो काइटिन। काइटिन कैसे स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच, ये भी हमारी एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसके पॉलीमर मैंने आपको बताया था NAG। व्हाट इज NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो गया। लिंकेज कैसी होगी इसके अंदर, इसके अंदर लिंकेज होगी बीटा 1,4 लिंकेज, और ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4, और जब ब्रांचिंग होगी तो वहां पे अल्फा 1,6। और इसी को ना, काइटिन को सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं अर्थ पे। दिस इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया हमारा काइटिन के बारे में। अब एक और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है, इन्यूलिन भी एक अनब्रांच स्ट्रक्चर। इसमें क्वेश्चन तब आपकी एनसीईआरटी ने इतना नहीं दिया होगा इसके बारे में, बट जहां से क्वेश्चन आता है वही पार्ट लिख लो बस। अनब्रांच होता है, इसके पॉलीमर्स क्या होता है, इसके पॉलीमर होते हैं बीटा फ्रक्टोज। और लिंकेज कैसी देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, इसके अंदर लिंकेज होती है बीटा 2,1 लिंकेज। एंड क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है बच्चों यहाँ पे, इन्यूलिन कहाँ से हम लोगों को मिलता है। इन्यूलिन प्रेजेंट होता है रूट्स ऑफ डहलिया प्लांट। डहलिया एक प्लांट है, उसकी रूट्स में प्रेजेंट होता है, और इसको यूज किया जाता है कहाँ पे, यूज्ड इन टेस्टिंग द किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शंस को टेस्ट करने में इसके यूज किया जाता है। आप कोई बता सकते हैं कि कैसे किडनी का फंक्शन हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल को, मतलब अगर हमें पता करना है कि उसकी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है, हम उसको इन्यूलिन का इंजेक्शन देंगे। अगर इन्यूलिन उसके यूरिया के अंदर जितना हमने उसको इंजेक्ट किया था उतना प्रॉपरली, उतने ही अमाउंट में वापस मिल गया है, तो इसका मतलब किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर सेम अमाउंट में इन्यूलिन एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी किडनी के अंदर डिसफंक्शनिंग आ रखी है, जिसकी वजह से सारा टॉक्सिक मटेरियल रिमूव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पता लगा दे सकते हैं कि किडनी का फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो मैम इस प्लांट से कैसे टेस्ट करते हैं, इस प्लांट्स की रूट से इसको निकाला जाता है। इशिका वो इंसुलिन होता है बेटा, ये इनुलिन है, वो इंसुलिन होता है, ये इनुलिन है। मैम स्टार्च तो बेटा कार्बोहाइड्रेट नहीं तो पढ़ाया मैंने सामने आपको, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स ही तो पढ़ रहे हैं सब हम, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। यस मैम।
तो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अमाइनो एसिड्स। क्या होता है अमाइनो एसिड्स? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चैप्टर में बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। अमाइनो एसिड्स जिनके पास अमाइनो ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है, एंड ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? अमीन मीथेन के। व्हाट इज मीथेन? मीथेन क्या होता है? CH4 CH4। तो अब CH4 का डेरिवेटिव है कैसे? देखो क्यों इसकी भी 4 बॉन्डिंग की होती है। ये देखो, ये मीथेन है। अब मैंने क्या किया, इस मीथेन के अंदर से एक एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह कोई दूसरे ग्रुप्स लगा दिए। सपोज करो मेरे पास ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन को ऐसे रहने दिया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने लगा दिया COH, तो यहाँ पे आ गया COH। इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने लगा दिया कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप समझते हो, जैसे CH4 है, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बन जाएगा। C2H6 है, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन जाएगा? C2H5। तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से एल्काइल ग्रुप का हम जनरली किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं, और इस वाले H को हटा के मैंने लगा दिया एक अमाइनो ग्रुप। बताओ यही होता है ना? ये मेरा एसिडिक ग्रुप, ये मेरा अमाइनो। अब सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड मेरा कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड। सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। क्यों ग्लाइसिन को मैं सबसे सिंपलेस्ट बोल रही हूँ? क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट मेरा वो जिसमें एल्काइल ग्रुप की जगह पे एक हाइड्रोजन आ रखा है। एल्काइल ग्रुप की जगह मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, NH2, तो ये मेरा बन गया एक ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर मैंने इसको हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, मैम लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, एक सेकेंड, आपको भी विजिबल नहीं होगा। अभी आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको R ग्रुप की जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब इसका फिर से नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं इसको ग्लाइसिन बोल रही थी, अब इसको मैं क्या बोलूंगी? एलाइनिन। तो ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ इस R ग्रुप को चेंज करके मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स बना सकती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? अगर आप बात करें अमाइनो एसिड्स अराउंड 300 टाइप के होता है, लेकिन उन 300 में से हमारी बॉडी सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बनाती है। उन 20 में से 9 तो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और 11 होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड कैसे बने हैं? इस R ग्रुप के चेंज होने से ही। R ग्रुप की जगह अलग अलग ग्रुप्स आके ज्वाइन होते चले गए एंड आपके 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बन गए। अब अमाइनो एसिड्स में हम ये बोलते हैं कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। देखो यहाँ पे क्या ग्लाइसिन के अंदर कोई कायरल कार्बन है? देखो 2 सेम टाइप के ग्रुप्स हैं यहाँ पे, सेम टाइप के। कायरल कार्बन वो कार्बन होती है विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप, which have 4 different elements. has 4 different groups. क्या ये कायरल कार्बन है एलेनिन में? यस मैम। है ना? तो क्वेश्चन यही से आएगा कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है? ये एक अकेला ऐसा अमाइनो एसिड है, क्योंकि किसी ने क्या किया, R की जगह पे H लगा लिया। तो आज जैसे ही H आया 2 सेम ग्रुप्स हो गए, तो हम इसको कायरल नहीं बोलेंगे।
ठीक है। और जो हमारी कायरल कार्बन होती है, कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, Yes, ma'am. और एक होता है लीवोरोटेटरी। Rotating. डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो कंपाउंड्स होते हैं जब इनके ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हो, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करा दे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में अगर मूव करा रहे हैं उनको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में करा रहे हैं तो Lever rotating. लीवोरोटेटरी। तो इसीलिए अभी आपने पूछा नहीं कि मैम अल्फा वर्ड यूज करें, डी का मतलब क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज हम बोल रहे थे, तो सारे के सारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी थे। उन कंपाउंड्स को जैसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रखेंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देंगे। अगर ये आप लोगों ने वैसे एक्सपेरिमेंट कराया भी जाता है लैब्स में, अगर नहीं हो एक बार यूट्यूब पे इसकी वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत मजेदार है। सिर्फ लाइट को पास कराता है, ऐसे एक पूरा सेटअप बना के रखता है, तो लाइट को जैसे ही पास कराता है, कंटेनर होता है, उस कंटेनर ऐसे रोटेट हो जाता है पूरा, और उसकी रोटेशन देखी जाती है कि वो राइट साइड में मूव कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड में, उसके बेसिस पे बोला जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करा दे, लेफ्ट में कराए या राइट में कराए, कौन से कंपाउंड कराएंगे? जिसके पास कायरल कार्बन है, सिर्फ वही रोटेट करा पाएंगे। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो रोटेट नहीं करा पाएंगे। क्लियर? ऐसे कंपाउंड्स को हम प्लेन पोलराइज्ड कंपाउंड्स भी तो बोल सकता है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ फंक्शन दिखाते हैं। Yes, ma'am. डेक्स्ट्रो, प्लीज बेटा देखो, डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही हम उनके ऊपर डालेंगे तो उस लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करा देंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करा दे उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट में कराएंगे तो लीवोरोटेटरी। एल लीवोरोटेटरी और एल लेफ्ट, ऐसे याद रखना है इसको बेटा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक टाइप की लाइट होती है जिसमें सारे के सारे बंडल्स एक डायरेक्शन में होता है, ऐसे एक प्लेन में मूव कर रही होती है जो लाइट, उसको बोलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, सारे के सारे लाइंस एकदम अलाइंड होती हैं इसमें, वो। क्लियर? तो कायरल कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड कंपाउंड होते हैं जो हमेशा रोटेशन दिखाएंगे जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम उसके पास लेके आएंगे। ये चीज समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अब एक और कंसेप्ट आता है हमारा यहाँ पे, ज्विटर आयनिक फॉर्म। क्या होती है ज्विटर आयनिक फॉर्म? ज्विटर जिसमें मैम डायपोली कंडीशन शो फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना, मैंने एक अमाइनो एसिड लिखा है यहाँ पे CH COOH R और NH2। अगर मैंने क्या किया, इस अमाइनो एसिड को एक ऐसी कंडीशन में रख दिया, मतलब सपोज करो एक बेसिक कंडीशन में रख दिया। बेसिक कंडीशन में क्या होता है, OH की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है ना, और OH को क्या चाहिए, OH नेगेटिव फॉर्म में होता है ना, OH को हमेशा चाहिए कि उसको कहीं से एक H मिल जाए और ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बेसिक कंडीशन में OH होता है, इतना हमें पता है। तो बेसिक कंडीशन में हमेशा क्या होता है, आपका प्रोटॉन का लॉस होता है। बेस हमेशा क्या करते हैं, आपके किसी भी कंपाउंड से लॉस ऑफ प्रोटॉन कराते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। कहाँ से लॉस होगा, क्योंकि COOH में से H पॉजिटिव बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आपका ये बन गया NH2CHR COO नेगेटिव। तो इसका मतलब अब आपका अमाइनो एसिड कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया ना, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, बेस हमेशा क्या करता है, बेस हमेशा आपका कराता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। लिख लो आप इसको, बेस हमेशा लॉस ऑफ
प्रोटॉन, प्रोटॉन तो समझते होंगे ना, H Yes, को ma'am. बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ से मिल सकता है बहुत इजीली, COOH से मिल सकता है। H बहुत जल्दी निकाल के CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको बेसिक कंडीशन दी, इसने एक प्रोटॉन का लॉस कर दिया। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इसको एसिडिक कंडीशन दे दिया, अब एसिडिक कंडीशन में बेसिक का जस्ट अपोजिट होता है। एसिड के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये H पॉजिटिव को डोनेट करता है। तो यहाँ पे अब H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होगा आपका, HRCOH NH2 के पास ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH3। और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के अब कितने बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हो गए। नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 हो गए, इसलिए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपका अमाइनो एसिड कैसा बन गया यहाँ पे, अब अमाइनो एसिड कैसा बना, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। तो एक चीज है, मैं अगर अमाइनो एसिड को क्या कर रही हूँ, अपने बेसिक कंडीशन में रख रही हूँ तो नेगेटिवली चार्ज हो जा रहे हैं, उनको मैं एसिडिक कंडीशन में रख रही हूँ पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने अमाइनो एसिड को न्यूट्रल बनाना चाहती हूँ, एक टाइप से अमाइनो एसिड को न्यूट्रल बनाना चाहती हूँ कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करे, बेस की तरह भी, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो क्या करे, क्या करे, इसको एक ऐसी पीएच दे, एक ऐसी पीएच दे जिस पीएच पे इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाए। अब मैंने क्या किया, इसको एक प्रॉपर पीएच दे दिया, और उस पीएच को मैं क्या, मतलब उस पीएच के पॉइंट को मैं बोलूंगी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये मैं इसको बोलूंगी, या फिर इसको शॉर्ट में हम PI भी लिखते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ आइसोइलेक्ट्रिस, पॉइंट ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसे। अब ये वो पीएच होती है जिसमें आपका अमाइनो एसिड एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक नेचर समझते हैं, एम्फोटेरिक वो नेचर होता है जब आपका कोई भी कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। आ रहा है कुछ समझ में, ज्यादा केमिस्ट्री हो गई यहाँ पे, No, ma'am. नो मैम। ट्राई करना समझना। तो अब मैंने इसको एक ऐसा प्रॉपर पीएच दिया जिस पीएच पे ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये क्या करा, यहाँ इसका काम है हाइड्रोजन को देना, और ये बहुत इजीली हाइड्रोजन को रिसीव कर सकता है। क्यों ना मैं ये करूं, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे दे दूं डायरेक्टली। Yes, ma'am. एक ऐसा प्रॉपर मैंने इसको पीएच दिया जिस पीएच पे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तब मेरा ये कैसा बन जाएगा, CHAr नेगेटिव एंड ये बन गया NH3 पॉजिटिव। इसको मैं बोलूंगी ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ज्विटर आयोनिक फॉर्म यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ये हुआ हमारा ज्विटर आयोनिक। इसके बारे में बच्चों एनसीईआरटी लिखती है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, इसको निकालोगे कैसे, इसको निकालने का तरीका, जब आपने इसको बेसिक पीएच दिया, इसको बोल दो PK1, PK1, और जब आपने इसको एसिडिक दिया, इसको बोल दो PK2। तो क्या निकालोगे, PI इज इक्वल्स टू PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हो। ये केमिस्ट्री में आ सकता है क्वेश्चन, बायो में तो नहीं आएगा। सिंपल। अब एक और क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ पे, जब आपका अमाइनो एसिड नेगेटिव की तरह बिहेव करता है तो उस केस में पीएच कैसी होती है, तो उस केस में पीएच ज्यादा हो जाती है आपकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। जब आपका नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है अमाइनो एसिड, उस केस में पीएच ज्यादा हो जाती है पॉइंट ऑफ आइसोइलेक्ट्रिज्म या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। जब वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है तो वहां पे पीआई ज्यादा हो जाती है पीएच से। ये ऐसे आपको पीएच दे देंगे कि आपका पीएच ज्यादा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो आप बताओ अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह पॉजिटिव की तरह। अगर पीआई ज्यादा है
तो कैसे बिहेव करेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सिंपल। Yes, ma'am. चलो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश